बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अ, चीन और इंडिया का जो मामला इस वक्त जिस नहज पे पहुंच गया है उसके ऊपर कुछ जो ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है उसके तनाज़र में आज ज़रा मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूँगा चीज़ें। उसमें एक तो ये है कि इंडिया जो है वो काफ़ी भारी मकदार में जो है वो गोला बारूद और असला और जंगी साजो सामान जो है वो एलओसी के पास और कश्मीर में और श्रीनगर और इर्द गिर्द जो इसके जो जितने भी एयरबेस हैं और फ़ौजी अड्डे हैं ये वहाँ तक पहुँचा रहा है। ये ताज़ा तरीन एक है कि ये इसका सिलसिला उसने जारी रखा हुआ है और धड़ाधड़ जो है वो भर भर के इंडियन जो फ़ौजी जहाज़ हैं वो साजो सामान लेके जो है वो वहाँ पर वो डंप कर रहे हैं उसको। अच्छा, इसमें एक तरफ तो जो वादी गलवान है उसके ऊपर चीन का जो है वो क्लेम आ गया कि चीन ने उसके ऊपर अपना कब्ज़ा भी चीन का हो गया और चीन का ये क्लेम भी आ गया कि ये पूरी जो है वो वादी गलवान हमारी है। अच्छा, इस सिचुएशन ने इंडिया के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट जो है वो इंडियन प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है मोदी गवर्नमेंट के लिए बड़ी एम्बैरसमेंट पैदा कर दी। और इसके जवाब में जो है वो जो नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया भारतीय वज़ीर आज़म का कि उन्होंने कहा जी कि हमारे इलाके में ना ही कोई फ़ौज दाखिल हुई है और ना ही किसी चौकी पर कब्ज़ा हुआ है। तो इसके ऊपर उनकी जो आर्मी के भी लोग रिटायर्ड लोग और उनके जो है वो जमात के भी अपने भी उनकी जमात के हद तक उनकी जमात के अंदर से भी तनकीद हो रही है उनके इस बयान पे। और कांग्रेस अपोजिशन जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है उसकी जानिब से भी जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के इस बयान को। और दूसरी तरफ ये भी इंडियन ज़राए इब्लाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बयान बुनियादी तौर पर ना सिर्फ कि ये कंफ्यूज इस बयान से इंडियन जो है आवाम उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बल्कि जो चीनी दावा है ये उसको सपोर्ट भी करता है और उसको मजबूत करता है वज़ीर आज़म मोदी का बयान, और इसके ऊपर काफ़ी लेदे हो रही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इंडिया ने लद्दाख के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं उनके आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि ये वही इंडिया है जब कारगिल की जंग हुई थी तो ये वहाँ पे जर्नलिस्टों को ला के और साथ खड़ा करके वो जो जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करते थे आज वो बेचारे जो है वो कोई किसी को भी जो है वो बहुत सारे एक इतला के मुताबिक कुछ जर्नलिस्टों के मैंने देखे हैं इंडियन जर्नलिस्टों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो इजाज़त मांगी है लेकिन उन्हें जो है वो इजाज़त नहीं मिली कि वो वादी गलवान के इवन करीब भी जा सकें। तो अब वो बहुत सारे मायूस होकर वो दोबारा कोरोना की रिपोर्टिंग में लग गए हैं। अच्छा, इसमें जो है एक आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी शुबा तारीख़ के पीएचडी एक रिसर्च स्कॉलर हैं वारसल नूर। अब उनका जो आर्टिकल इसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर लिखा कि इंडिया जो है एक तरफ तो जो है वो पिछले कुछ सालों से गिलगित बल्तिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा इश्ताल अंगेज़ी कर रहा था। आपको याद आपके इल्म में होगा कि सी पैक का जो रूट है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से होके आता है। अच्छा, जो कि चीन के लिए वो लिखते हैं कि चीन के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है
गिलगित बल्तिस्तान का एरिया चीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसलिए चीन जो है वो इंतहाई मुख्तात अंदाज में जो है उसको वो इंतहाई मुख्तात चल रहा है उसके ऊपर, और उसने इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वो सीपैक की सिक्योरिटी के ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहता, और वो जो मुमकिन ख़तरा है उसको टालने के लिए वो कोई भी इक़दाम जो है वो उठाने के लिए तैयार है, और वो उठा रहा है। अच्छा, इससे आगे जाके वो एक और चीज़ जो सामने आती है कि वो लिखते हैं कि चीन जो है उसने भारत जो है उसने उकसाया। ये बड़ा गौरतलब जुमला है कि एक इंडियन स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर ये कह रहा है कि इंडिया ने चीन को उकसाया, और उसके जो पक्ष यानी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयाँ भी की, और इसके लिए दोनों मुल्कों के दरमियान में जो है वो काफ़ी एक तनाव भी रहा, अभी तक चल रहा है। अच्छा, इसमें जो चूँकि इंडिया जो है वो क्लेमर है कि जी आज़ाद कश्मीर भी और गिलगित बल्तिस्तान भी एक उसका एक नॉनसेंस एक ये क्लेम है उसका, तो वो लिखते हैं कि हकीकत ये है कि इसके पास ये इलाके हासिल करने के लिए ताकत नहीं है। भारत अपनी कमज़ोरी से वाकिफ़ है, इसलिए चीन से मुकाबला करना सरासर बेवकूफ़ी होगी और वो ये गलती कभी नहीं कर सकते। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एक चीज़ है कि जो इंडिया के अंदर बैठा एक जो है रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर अपने जो है एक आर्टिकल में वो इन चीज़ों को हाईलाइट करता है कि वो अंदर बैठ के सारा वो सबके उनके डिफेंस के लोगों के साथ भी बात करता है, सबके साथ बात करता है, और वो चीज़ सामने लेके आता है कि भाई ये आपके बस की बात नहीं है, आप ये जंग नहीं लड़ सकते, ना ये आप जंग लड़ सकते हैं ना, और ना ही जीत सकते हैं, जीतना तो दूर की बात, आप लड़ भी नहीं सकते। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि अगर यही 20 फौजी जो है पाकिस्तान ने मारे होते तब तक जंग छिड़ चुकी होती, लेकिन इन्हें पता है कि चीन के मुकाबले में दिल्ली कहाँ खड़ा है। ये तो आ गया उनका एक व्यू पॉइंट। अब आते हैं दूसरी तरफ कि असल में मसला कब ये स्टार्ट कब हुआ। ये इसके ऊपर चीन का जो है वो इतना ज़्यादा, चीन ने इस पे ऊपर वर्किंग जो है, और चीन का ज़ाहिर पहले भी चला रहा था, 62 में जंग हुई, उसके बाद उस मामला चले आ रहे हैं। ये तो असल मसला ये हुआ कि जो इसके अंदर एक चीज़ थी जो अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी कि आइनी तरमीम करके जो इसकी ख़ित्ते की, कश्मीर की, लद्दाख की और ये सारे उस पूरे की ख़ित्ते की जो आइन में तरमीम की इंडिया ने और मोदी सरकार ने, और उसमें जो उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि यही आइनी तरमीम थी जो कि चीन को इस तरह के किसी भी इक़दाम से रोकती थी, उसको रोके हुए थी। लिहाजा वो ये नहीं कर रहे थे। लेकिन भला हो बीजेपी का कि जिन्होंने 5 अगस्त को ये कारनामा अंजाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद जो हुआ कि कश्मीर की जो एक ख़ुसूसी जो आइनी पोजीशन थी आलमी सतह पर, और उसको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल था, वो ख़त्म हो गया। भारत की ने जो ये मुतनाज़ा उसकी हैसियत कर दी, उससे चीन को ये मौका मिल गया कि क्योंकि उससे पहले अगर वो चीन इसको छेड़ता तो उसमें यूएनओ की करारदादें और दूसरे मामलात आने थे, लेकिन इंडिया ने ये एक हरकत करके ख़ुद उसको ये मौका दे दिया कि चीन आके उसके बॉर्डर्स के अंदर तक वो आना चाहे तो बिल्कुल आए वो। अच्छा, अब आते हैं कि क्योंकि इसके बाद चीन भी जो है, सॉरी इसमें एक जुमला रह गया था कि इस
को समझना चाहिए कि ये आइनी हैसियत चेंज करने से चीन भी जो है वो इंटरनेशनल अदारों को जवाबदेह नहीं रहा। इससे पहले अगर चीन करता है उसको छेड़ता तो वो जाहिर है कि वो इंडिया यूनाइटेड स्टेट अपना यूएन में जाता, सलामती काउंसिल के जनरल सलामती काउंसिल के पास जाता या इंटरनेशनल फोरम्स दूसरे जो हैं वहाँ पे जाता। लेकिन इंडिया ने ख़ुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और उसकी जब आइनी हैसियत को बदल दिया तो अब उसके बस में नहीं रहा कि वो उसको जो है वो रोक सके कि, और ना ही वो उसके ख़िलाफ़ किसी भी जो है वो हत्ता कि पाकिस्तान भी अगर इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान भी अगर कोई स्टेप लेता है तो इंडिया के पास कोई कानूनी और या अखलाकी जवाब नहीं रह जाएगा, उसके पास है ही नहीं है। 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद जब ये आइनी तरमीम जब से आई है तो उसके पास ये आइनी और कानूनी और ये इंटरनेशनल जो एक रुकावट थी वो इसने ख़ुद ही उसको तोड़ दिया, बैरियर को। अच्छा, अब आते हैं कि वादी गुलवान जो है, वादी गुलवान जो है ये इसके ऊपर चीन और भारत की जो सरहदी जो मामलात हैं वो कोई नई बात नहीं है। ये कशीदगी ये सिर्फ इतना है कि उसमें एग्रेशन में जो है वो बढ़ा है, वो ज़रा बूस्टअप हुआ और स्ट्रेटजिक लिहाज से ये जो वैली है ये बहुत ही अहम है। और क्योंकि इसके जो सब सेक्टर हैं नॉर्थ यार्दबोक और वहाँ से लेके शिविक तक भारत ने एक सड़क बनाई थी जिसके ऊपर चीन ने इख्तिजाज किया। तो इसके अलावा भारत ने वहाँ पर कुछ एक या दो पुल भी बनाए थे जिनमें से एक का इफ्तिताह गुज़श्ता साल जो है वो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया था। अच्छा, यहाँ से ये पिछले साल यानी कि ये शुरू हो गया था, ये रूट बनाया इंडिया ने और मतनाज़ा इलाके के अंदर, और ये जो पुल बनाए यहाँ से इंडिया ने ख़ुद उसको एक जलती पे जो है वो तेल डाला और अब ख़ुद ही उसके अपने दाम में ख़ुद ही फंस गया। अच्छा, अब कुछ साल पहले जो है वो इंडिया जो है वो बातें करता था कि जी हम पाकिस्तान को तनहा करेंगे, हम पाकिस्तान को दुनिया से काट देंगे और सब कुछ यूँ करेंगे वो करेंगे, तन्हाई आलमी तन्हाई का शिकार कर देंगे। लेकिन आज सिचुएशन ये बन रही है कि इंडिया जो है वो ख़ुद आलमी सतह पर तनहा नज़र आ रहा है। नेपाल जो है, इनके एक तरफ नेपाल को अगर आप देखेंगे, नेपाल की जो है वो उसके ट्रुप्स जो हैं वो इंडियन बॉर्डर्स पे ऊपर हैं। एक तरफ तो नेपाल खड़ा हुआ है, नेपाल के तेवरे भी बदले हुए हैं। उसके अलावा चीन और दूसरे पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और बांग्लादेश वगैरह, इनके साथ चीन अपने ताल्लुकात जो हैं वो मज़बूत बना रहा है। यानी कि इंडिया के चारों तरफ जो उसके हमसाये बैठे हुए हैं वहाँ पर चीनी असर रसूख बढ़ रहा है। तो जो पाकिस्तान को तनहा करने की बात करने वाले आज ख़ुद एक बहुत डिप्रेसिव और बहुत गहरी जो तन्हाई है वो उसका शिकार होने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब भारत की सिर्फ एक ही उम्मीद है और वो है अमेरिका। लेकिन अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका का एक तो दूर बहुत है, दूसरे नंबर पे अमेरिका इस वक्त अपने इश्यूज़ जो है वो उसको रिज़ॉल्व करने में लगा हुआ है। लिहाजा वो इंडिया की हो सकता है कि थोड़ी बहुत सफारती सतह पे तो उसकी वो मदद कर दे, तो बयानात वगैरह जारी कर दे या अक़वाम मुत्तहिदा के किसी इजलास वगैरह में उसकी कोई जो है वो मोरल सपोर्ट कर दे। लेकिन प्रैक्टिकल सपोर्ट जो है वो उसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अच्छा, इसी तरह
लद्दाख के एक मौर्रख भी हैं ये और राइटर भी हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा। अब्दुल गनी शेख। अब्दुल गनी शेख जो हैं ये इन्होंने बहुत रिसर्च इसके ऊपर इनकी है और उनका ये कहना है कि जी चीन जो है, उनका एक पेपर देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा जी कि चीन जो है वो 50-60 सालों में ग्रेजुअली जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर आया है और दरिया गलवान और इसके मज़ाफ़ाती इलाका जो लद्दाख का हिस्सा हैं, 1962 की जंग में ये इलाके भारत के पास थे। और वो लिखते हैं कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा है, उनका इशारा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ है, कि मुल्क का वज़ीर आज़म जब ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो हम जैसे लोगों के लिए बात करना, यानी कि वो अपने बारे में कह रहे हैं कि हम जैसे लोगों के लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जगह का नाम वो लिखते हैं कि लहमा का आखिरी गांव चोशल है और वहाँ से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चीन जो चोशल गांव है उसके बाहर बैठा है। अब ये जंग अगर होती है तो ये जंग एक तो ये बड़ी क्लियर, एक तो ये सिचुएशन हो रही है कि इंडिया को ये अकेले ही लड़नी पड़ेगी और इंडिया की इकॉनमी और हालात इस वक्त इजाज़त नहीं देते हैं कि वो कोई ऐसी जंग जो है वो लड़े। उसके अलावा अगर जो इसके पीछे असल में बेसिकली जो बुनियादी जो पीछे इसके माइंडसेट है ना, जो अगर जनता पार्टी या बीजेपी या आरएसएस वगैरह जो ये मोदी ग्रुप है, अमित शाह ग्रुप है एंड कंपनी, इनके जो पीछे माइंडसेट है वो एक्चुअली असल में हिंदू जो आइडियोलॉजी है मजहबी, वो कारफरमा है कि उनकी जो रामायण और दूसरी किताबों में जो मौजूद है कि जनाब जो देवता हैं और जो उनके जो देवी देवता हैं वो हिमालय की चोटियों में और हिमालय में रहते हैं और वहाँ पर उनके बसेरे हैं और वहाँ पर उनके जो है वो नाउज़ुबिल्लाह वो घर हैं उनके। तो ये एक पीछे उसके वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी है और उसी रिलीजियस आइडियोलॉजी को एक ही हथियार है अब इंडिया के पास कि वो उस रिलीजियस आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो आम यानी कि आरएसएस के जो लोग हैं जो दूसरे आम जो ना समझ ना फहम का जो नौजवान हिंदू नौजवान हैं वो उनको इस्तेमाल करे। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद ये एक बात बड़ी क्लियर है कि इंडिया के लिए ये पॉसिबल, जो उनके सारे माहिरीन भी कह रहे हैं, उनके एक फ़ौज के एक साबिक ऑफिसर हैं, उनका भी जो है उनको जो उनका जो सबसे बड़ा निशान है उसको वीर चक्र जो कहते हैं जिसको, वो उनको वो भी कारगिल में मिला था। तो उनका मैं स्टेटमेंट एक देख रहा था, उन्होंने भी इस बात को बड़ा कंडेम किया और उन्होंने कहा जी कि आप सच क्यों नहीं बताते हैं, आप सच बताएं कि हम पोजीशन में नहीं हैं, कि हम पोजीशन में इसमें नहीं हैं कि हम लड़ सकें। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अपोजिशन और इंडियन गवर्नमेंट, इवन इंडियन सिविल सोसाइटी और दूसरे लोग ये अपना इंडियन मीडिया, ये गुथम गुथा नज़र आते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। वजह ये है कि स्टेटमेंट को एक जारी कर देता है, एक बयान जारी करता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर एक तवील जो है वो एक बहस शुरू हो जाती है और वो फिर उसके ऊपर गालम गलोच शुरू हो जाता है। अब वो सारा गुस्सा जो है ट्विटर पे निकाल रहे हैं। मसला ये है कि ट्विटर के ऊपर ये जंग नहीं लड़ी जानी महाराज, ये जंग अगर लड़नी है आपने तो ये जंग मैदान में लड़ी जानी है, ना कि ट्विटर पे। तो अगर आप मैदान के शाहसवार नहीं हैं तो फिर बेहतर आपके लिए यही है, और ख़ित्ते के लिए भी, ख़ित्ते के लोग जो हैं वो आपके हाँ तो गुर्बत
हमसे भी ज़्यादा है। तो ख़ित्ते के लोगों के लिए आप ये मेहरबानी करें, आपका ये जो जंगी जुनून जो है आपके सर पे सवार है, ये इसको ज़रा थोड़ा सा नीचे लेके आएँ अपने एग्रेशन को, और बातचीत के ज़रिए मामलात जो हैं, चाइना कह रहा है कि चीन ने इस बात के ऊपर ये बात दोहराई है बार बार, उनका दफ्तर ख़ारजा भी दोहरा रहा है, उनके वज़ीर ख़ारजा ने भी कई बार कहा, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि चीन बातचीत के लिए तैयार है। अब अगर चीन बातचीत के लिए तैयार है और उसके जवाब में आप जो है एक तरफ तो आप अपने लोगों को साथ झूठ बोल रहे हैं, उनको गलत बयानी कर रहे हैं कि जी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, हालात नॉर्मल हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल। सो दूसरी तरफ आप जो है वो धड़ाधड़ जो अपनी फ़ौजें और अपने सारे अपने जो इक्विपमेंट्स हैं और अपनी जितनी भी ताकत है वो आप उस एरिया में, लद्दाख के एरिया में आप इर्द गिर्द उसके जमा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप एक तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये जंग जो है, ये देखिए, ये बुनियादी तौर पे 3 जो है वो एटमी ताकतें हैं, इंडिया, चीन, पाकिस्तान। तो इसमें अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी फिर कूदना पड़ेगा। इसमें बड़ी सादा सी बात है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर पे कोई आँच आएगी तो पाकिस्तान इसमें पीछे नहीं रहेगा, पाकिस्तान इसमें कूदेगा। ये बिल्कुल एक कैटेगरिकली ये इंडिया को इस बात को याद रखना चाहिए कि ये 3 इस वक्त आप एटमी ताकतें बैठी हुई हैं। अगर ये जंग छिड़ती है तो फिर तबाही के सिवा यहाँ पर कोई फतह का जश्न मनाने वाला कोई नहीं बचेगा। पीछे सिर्फ अगर रहेगी तो वो तबाही होगी और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें इससे हत्तल मकान इसे अवॉइड करना चाहिए। जब एक जो दूसरा फरीक है वो जब आपको बार बार कह रहा है कि हम जो है वो करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो सारा तकिया करके जो कहते हैं जी कि हमारा अमेरिका के साथ हमारे ये ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो उनको एक बार नहीं कई बार जो है वो ऑफ़र कर चुके हैं कि वो चीन और इंडिया के दरमियान जो है वो मुसालत कराने के लिए तैयार हैं। तो इंडिया की यानी कि उनकी एरोगेंट का ये आलम है कि वो अपने जो करीब तरीन जो सबसे उनके जो एक ही जो दोस्त उनके बचे हुए जो 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं, ट्रंप साहब, वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सो इसलिए ये इंडियन लोगों को भी, आम आदमी को, जो आम इंडियन शहरी हैं उनको भी, कि ये ख़ित्ते में फिर कुछ बचेगा कुछ नहीं, राख के सिवा और तबाही के सिवा कुछ नहीं बचेगा अगर ये 3 एटमी ताकतें आपस में लड़ पड़ती हैं। और आलमी बरादरी को भी चाहिए कि इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करे। और ये जो इश्यूज़ जो माशाल्लाह से कॉलोनियल अहद के चले आ रहे हैं, इनको जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा इनफ बहुत हो गई है कि आपने जो है वो पिछले जब से क़याम हुआ है दूसरे जंग अज़ीम के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा का, तो आपने ये जो इश्यूज़ हैं उनको आज तक आपने एड्रेस ख़त्म नहीं करवाया। यानी कि जो ब्रिटेन जो छोड़ के गए थे इश्यूज़, यहाँ पर जो सरहदों की तक अपना हदबंदियाँ हैं और दूसरे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल वो छोड़ के गए, यहाँ पर कश्मीर का मसला है, दूसरे हैं, तो उनको हल नहीं करवाया आज तक। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसके ऊपर सिर्फ करारदादों पे ज़ोर रखा। आज वो करारदादें जो है वो उनके ऊपर धूल जमी हुई रद्दी में पड़ी हैं। तो मेहरबानी करें, अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए, सलामती कौंसिल के अरकान को भी, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस धूल को झाड़ें, ज़रा निकालें उन करारदादों पे और उस पर अमल दरामद करवाएँ। आज के लिए इतना ही। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।